अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड टैग को। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो के लास्ट पर बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं वो इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दें। तो चलिए आए शुरू करते हैं। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑल राइट जी, तो हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आके मैं हमेशा की तरह हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं हम, और इस फाइल को नाम देते हैं head.html और एंटर कर देता हूँ, जिससे ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल को हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो एंटर कर लेता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड एंटर करने के बाद हम हमेशा ये करते रहे हैं अब तक कि हम ये जो एट्रीब्यूट्स थे इसके अंदर, या ये जो डाटा हुआ करता था, इसे हम कर देते थे रिमूव, ताकि हम बॉडी के अंदर जो है वो सारा का सारा डाटा एंटर कर सकें। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हेड सेक्शन और इस बॉडी सेक्शन में डिफरेंस क्या है। मैं विजुअल स्टूडियो इस एपिक पेन की मदद से आपको दिखाना चाहूँ। अगर ये है हमारा हेड सेक्शन यहाँ तक, और ये है हमारा बॉडी सेक्शन। हम हमेशा क्या करते आए हैं, हम ये करते आए हैं कि हमें जब भी कोई ऐसा कंटेंट ऐड करना था जिसे हमने दिखाना है हमारे यूज़र को, या जिसे हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो, तो उसे हम सारा का सारा कोड हम इस बॉडी टैग के अंदर मेंशन करते आए हैं, यहाँ पर लिखते आए हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस हेड टैग को, कि ये जो हेड टैग है ये बेसिकली क्या रोल परफॉर्म करता है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर या हमारे वेब पेज के अंदर। तो इसको समझना ज़रूरी है, और फिर हम बाद में देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफरेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो हेड टैग है इसके अंदर बेसिकली हम वो कंटेंट ऐड करते हैं जो कंटेंट हमने इंफॉर्मेटिव या इंस्ट्रक्शन के तौर पर ऐड करना हो। मिसाल के तौर पे हमने जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है हमारे ब्राउज़र को या सर्च इंजन रोबोट्स को, वो इंफॉर्मेशन या वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम यहाँ पर नॉर्मली पुट करते हैं। और बॉडी टैग के अंदर हम वो डाटा पुट करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र को या हमारे व्यूअर को नज़र आए वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही हम बॉयलर प्लेट कोड ऐड करते हैं तो उसके साथ साथ ये तीन कोड जो हैं, ये तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं हेड सेक्शन के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉयलर प्लेट कोड का हिस्सा बन के आते हैं हमारे पास। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये इसके अंदर ये जो तीन कोड्स लिखे गए हैं ये कोड्स किस लिए हैं या इनका क्या काम है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास कोड है ये मेटा, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है 4 सेट, और उसको UTF-8 कर दिया गया है। बेसिकली ये एक टैग है मेटा टैग। मेटा टैग किसे बोलते हैं? मेटा डाटा के लिए। मेटा डाटा क्या होता है? या मेटा डाटा कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। मतलब या यूं कह लें कि डेटा अबाउट वेब पेज, HTML पेज, हमारा ये सारा का सारा पेज, इस पेज से रिलेटेड जो डाटा है उसे मेटा डाटा बोलते हैं। और ये मेटा डाटा की बेशुमार टाइप्स हैं, जैसे ये लिखा नीचे भी एक मेटा डाटा लिखा है, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन थी। तो हम देखेंगे डिटेल में कि ये मेटा डाटा जो है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन किस तरह से पुट की जाती है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, अभी जो हम बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो थी 4 सेट UTF-8। 4 सेट क्या है? ये करैक्टर सेट को बोलते हैं। करैक्टर सेट क्या है? डिफरेंट करैक्टर्स जो हम अपनी इस पूरे बॉडी के अंदर लिखते हैं, ABC 1 2 3, डिफरेंट टाइप के जो भी करैक्टर्स हैं, उन करैक्टर्स को यहाँ पर 4 सेट बोला जाता है। मतलब करैक्टर सेट के 4 सेट, और ये उसका एक स्टैंडर्ड है UTF-8। इससे पहले UTF-16 भी था, और भी UTF जो है वो आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो UTF-8 है। ये UTF क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मेट। मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो ये है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट।
ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट क्या है? ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए। और मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें इसकी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये यूँ समझ लीजिए कि वो तमाम कैरेक्टर्स जो हम हमारे वेब पेज के ऊपर लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, उनको बेसिकली यूनिक उनको एनकोड किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट्स के अंदर, ताकि फिर उसको मशीन लैंग्वेज में या दूसरी जो लर्निंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जा सके, उसमें एनकोड किया जा सके। तो इसके मुतालिक आपने सिर्फ यही ज़हन में रखना है कि इस वक्त जो यूटीएफ स्टैंडर्ड चल रहा है या 4 सेट स्टैंडर्ड जो इस वक्त चल रहा है वो यूटीएफ 8 है। आपने सिंपली यहाँ पर आके मेटा लिखना है, उसके अंदर वैल्यू 4 सेट इज इक्वल्स टू यूटीएफ 8 कर देनी है, जिससे होगा ये कि आपका जो इस वक्त लेटेस्ट स्टैंडर्ड है यूनिकोड का वो अप्लाई हो जाएगा हमारे इस पेज के ऊपर। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप यूँ कह लें कि अपने वेब पेज को मल्टीलिंगुअल सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। आपका जो फॉर्मेट है या आपका जो एचटीएमएल का पेज है, आप कल को उसको अरेबिक में कन्वर्ट करना चाहें, आप उसके ऊपर इंग्लिश के अलावा हिंदी लिखना चाहें, उर्दू लिखना चाहें, चाइनीज़ लिखना चाहें या कोई भी दूसरी लैंग्वेज अगर आप इस पे लिखना चाहें, तो आपका ये वेब पेज उसको सपोर्ट करेगा इस एक मेटा टैग की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका लॉजिक समझ आया होगा। उसके बाद जो दूसरा है मेटा, और उसमें नेम, व्यू पोर्ट और डिवाइस वेट्स और इनिशियल स्केल 1 है। इसका क्या मतलब है? ये क्या करता है? देखिए, हम जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, पहले एक ज़माना हुआ करता था जब स्टैंडर्ड वेबसाइट्स बना करती थी, और उससे नुकसान ये होता था कि जब एक डिवाइस के ऊपर वेबसाइट खोलो तो उसका डिस्प्ले किसी और तरह से आता था, किसी दूसरे साइज की डिवाइस के ऊपर वेबसाइट को ओपन करो तो उसका जो व्यू पोर्ट था या उसका जो डिज़ाइन था वो किसी और तरह से अपीयर होता था। उसकी रीज़न ये थी कि हमारी वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ करती थी। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम वेबसाइट्स के जो बिल्डर्स वगैरह हैं, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, और उन स्टैंडर्ड्स की बदौलत अब हमारी वेबसाइट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिव हुआ करती हैं। मतलब डिफरेंट स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली वेबसाइट अपने आप को इस तरह से मैनेज करती है कि वो हर स्क्रीन के ऊपर एक रीजनेबल लुक जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो यूं समझ लें कि हमारी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ये टैग जो है ये एक रोल प्ले करता है। इसमें डिफरेंट वैल्यूज का मतलब क्या है? देखिए, ये उसमें मेटा के अंदर जो नेम की वैल्यू है उसमें लिखा है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब है कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर जो विजुअल डिस्प्ले है, हमारे ब्राउज़र का जो विजिबल पोर्शन है, उसे हम व्यू पोर्ट का नाम देते हैं। तो अब व्यू पोर्ट का जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली एक बड़े साइज़ की एलईडी के ऊपर अगर आपका व्यू पोर्ट है तो उसका साइज़ कुछ और होगा। आप अगर छोटे लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो उसका व्यू पोर्ट कुछ किसी और साइज़ का होगा। आप टैबलेट के ऊपर अगर वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो उसका व्यू पोर्ट जो है वो और स्मॉल साइज़ में होगा। और इसी तरह से अगर आपने वेबसाइट को ओपन किया है किसी मोबाइल डिवाइस के ऊपर, तो उसका व्यू पोर्ट जो है वो उसी हिसाब से उससे भी छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद कंटेंट के अंदर जो लिखा है विड्थ, कि हमारे इस वेब पेज की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पर ये लाइन या ये फ्रेज क्या करेगा कि हमारा वेब पेज ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगा व्यू पोर्ट की डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंगली। अगर एक वेबसाइट या एक व्यू पोर्ट जो है वो बड़े साइज का है तो हमारी वेबसाइट खुद को उस बड़े साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगी। अगर हम एक मोबाइल डिवाइस के ऊपर अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट का जो यूआई है, जो इंटरफेस है, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा उस मोबाइल डिवाइस के व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से ये जो इनिशियल स्केल है इसे 1.0 रखा जाता है। इसका मतलब है 100%। 1 का मतलब है 100%, कि किसी भी डिवाइस की जितनी विड्थ है उसका 100% जो है उसे 1 स्टैंडर्ड करार दे दिया गया है। तो मतलब 100% के ऊपर जाए वो बहुत ज़्यादा जूम इन या जूम आउट ना हुई हो वो स्क्रीन। तो इस तरह से होता ये है कि ये पूरी लाइन क्या करती है, ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में एक रोल प्ले करती है। इसकी ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम सीएसएस को डिस्कस करेंगे अगली सीरीज के अंदर, अगली प्लेलिस्ट के अंदर। अच्छा जी, यहां तक तो हो गई इन दोनों के हवाले से बात।
अब तीसरी वैल्यू जो है ये टाइटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पर वेब डेवलपमेंट के लिए भी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी। देखें अभी इसके अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। मैं क्या करता हूं, मैं हमारे इस विंडो को ओपन करता हूं, ओपन विद लाइव सर्वर। और ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद फर्ज करें कि ये हमारा वेब पेज जो है ओपन हो चुका है। अगर आप गौर करें इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारा टैब है, मतलब हमारी विंडो का जो टैब है, अभी इसमें क्या लिखा है, अभी इसमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाता हूं हमारे वेब पेज के ऊपर और वेब पेज में जाके यहां पर इस हेडिंग को या इस टाइटल को चेंज कर लेता हूं और मैं यहां लिख देता हूं हेड सेक्शन। जैसे ही मैंने यहां पर इस टाइटल के अंदर की इंफॉर्मेशन को चेंज किया, अब वापस चलते हैं इसके ऊपर तो आप गौर से देखें यहां पर हेड सेक्शन जो है वो आ चुका है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट जो है इसका, मतलब इसका जो एक यूज है वो ये है कि ये टाइटल हमारे जो ब्राउजर्स हुआ करते हैं उनके टैब के अंदर जो हमारा डिस्प्ले रहता है, उनके टैब्स के अंदर जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ रहता है वो यही होता है जो यहां पर हमने टाइटल के अंदर लिखा होता है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, जब किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स या क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, तो वो जब किसी स्पेसिफिक पेज को क्रॉल करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो फोकस करते हैं कि इस पेज का टाइटल क्या है, क्योंकि जो पेज का टाइटल होगा उस टाइटल के अकॉर्डिंगली ही पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो उस पेज के ऊपर होना चाहिए या होता है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। पहले मिसाल के तौर पर फर्ज करें हम यहां जाते हैं और मैं यहां जाके सर्च करता हूं व्हाट इज एसईओ। मैंने गूगल में जाके ये सर्च किया व्हाट इज एसईओ और मेरे पास कुछ यहां पर कुछ कंटेंट या कुछ रिजल्ट जो है वो गूगल ने शो करवा दिए। मैं इनमें से एक बहुत बड़ी वेबसाइट है मोज की, मैं इसके ऊपर चला जाता हूं। मैं इसको राइट क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। ले जी, ये मोज की वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है हमारे इस ब्राउजर के अंदर। तो अब अगर आप गौर से देखें इसका ये जो टैब है इसमें क्या इंफॉर्मेशन पुट की गई है, व्हाट इज एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, आगे मोज लिखा है। मतलब मैंने इसके ऊपर जैसे अपना कर्सर किया तो हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन नजर आ रही है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस डैश मोज। अब ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी बेसिकली कहां पर लिखी गई होगी, ये इंफॉर्मेशन मैं अगर फर्ज करें इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूं तो, और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहां गौर से देखें हमें यहां पर एक टाइटल का टैग मिलेगा। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये टाइटल टैग के अंदर जो कुछ लिखा गया है वही हमें वहां पर शो भी हो रहा है। मैं यहां पे दोबारा कर्सर करूं तो ये देखें वो इंफॉर्मेशन वहां पे हमें नजर आ रही है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस मोज। और वही इंफॉर्मेशन सारी की सारी बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यहां पर इस टाइटल टैग के अंदर लिखी गई है। तो अब टाइटल टैग के अंदर लिखने से एक फायदा ये हुआ कि ये जो व्हाट इज एसईओ था, जब मैंने इसको सर्च किया तो देखिए ये पेज इस सर्च इंजन के ऊपर इस टाइटल की वजह से आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहां पर ये व्हाट इज एसईओ लिखा गया था। तो एक पॉइंट तो ये है कि हमारा ये जो टाइटल टैग हुआ करता है इसका कंटेंट हमारे ब्राउजर के टैब में शो होता है। दूसरा, जब वेब ब्राउजर या सर्च इंजन के जो रोबोट्स या क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट पर आके हमारे वेब पेज को क्रॉल करते हैं तो वो इस टाइटल को फोकस करते हैं, मतलब वो इस टाइटल को इंपॉर्टेंस पे करते हैं और इसके अंदर लिखे गए जो कीवर्ड्स हैं उनको उसी के अकॉर्डिंगली रैंक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको एक पॉइंट ये भी मिला होगा कि वो कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि उनको आप अपने टाइटल के अंदर भी ऐड करें ताकि आपकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हो सके। तो ये पॉइंट बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वालों के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद हम वापस चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। इसके बाद अगला जो टैग हम इसके अंदर यूज करते हैं वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर वापस जाऊं तो यहां पर आपको ये मोज का, मतलब इसी सर्च बार के अंदर ही आपको एक आइकॉन भी नजर आ रहा है, आपको एक इमेज नजर आ रही है। इस इमेज को हम नाम देते हैं, मैं अगर आपको पॉइंट आउट करके दिखा सकूं तो वो इमेज है ये जो इमेज आपको नजर आ रही है छोटी सी, इस इमेज को जो हमारे ब्राउजर के टैब के अंदर शो होती है इसे हम नाम देते हैं फेविकॉन या फेव आइकॉन का। ये किस तरह से लगाई जाती है अब हम वो देखते हैं।
ये भी बेसिकली हम अप्लाई करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। मैं क्या करता हूं, मैं वापस चलता हूं हमारे इस कोड के ऊपर और यहां जाके लिखता हूं लिंक। लिंक बेसिकली हेड टैग में यूज होने वाला एक टैग है। मैं जैसे इसको लिखूंगा तो देखें मुझे नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं और इनमें एक लिखा है फेविकॉन। मैं इस पे आके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फेविकॉन का एक पूरा टैग जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इसमें रेल या रिलेशनशिप का जो है ये आप समझ लें कि इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखी गई है कि ये लिंक, इस लिंक का क्या रिलेशन है इस पेज के साथ। तो यहाँ पर रिलेशन है शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन या फेविकॉन एक ही बात है। उसके बाद अब यहाँ पर href के अंदर हमने बेसिकली टाइप करना है हमारी उस इमेज का आइकॉन जिसे हम वहां पर शो करवाना चाहते हैं, उस इमेज का पाथ, सॉरी। तो पाथ के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हमारे पास ये इमेज मौजूद है, ये वाली इमेज। मैं चाहता हूं कि ये इमेज हम हमारे टैब के अंदर शो करवाएं। तो मैं यहां पर इमेज को का पाथ जो है वो एंटर कर दूंगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये इमेज जो है ये हमारी रूट डायरेक्टरी में रहनी चाहिए। रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि ये उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल मौजूद है HTML की। मतलब HTML फाइल और हमारी फेविकॉन इमेज एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। इसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी पर होना। और उसके बाद यहां पर हम इसकी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो टाइप इसकी image/x आइकॉन या आइकॉन आप लिख सकते हैं, फेविकॉन भी आप लिख सकते हैं, आइकॉन लिखते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर ये पाथ दिया, अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर वही इमेज डिस्प्ले हो चुकी है जो इमेज हमने यहाँ पर अप्लाई की थी। तो इसका मतलब है कि मोज वालों ने ये इमेज भी इसी तरह हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग के अंदर अप्लाई की होगी। अच्छा जी, यहां तक अगर हम बात करें तो हमने हमारी वेबसाइट के व्यू पोर्ट के मुतालिक सीख लिया, हमने कैरेक्टर सेट को अप्लाई करना सीख लिया, हमने हमारे वेब पेज के टाइटल को अप्लाई करना सीख लिया और हमने इस पेज का जो फेविकॉन है वो लगाना सीख लिया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम क्या करते हैं, वैसे डिटेल तो इस चीज की अगले लेक्चर से आएगी जब हम CSS को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि जब हम CSS की कोई फाइल क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहां जाता हूं और मैं यहां जाके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पर style.css के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूं। ये हमारी CSS की फाइल होती है बेसिकली। इस CSS की फाइल को हमने हमारे इस HTML की फाइल के साथ लिंक करना होता है। उसके लिए भी हम लिंक टैग यूज करते हैं और वो टैग भी हम कहां पर अप्लाई करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर। मैं यहां लिखूंगा लिंक और देखिए यहां पर जो सजेशंस आ रही हैं उनमें हमारे पास एक सजेशन है CSS की। मैं इस पे आके एंटर करूंगा तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहां पर वो टैग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। वो टैग कंप्लीट होने के साथ साथ रिलेशनशिप में हमने लिखना है हमेशा स्टाइल शीट और href के अंदर हमने उसका जो पाथ है वो लिख देना है। बाय डिफॉल्ट अभी इसका जो पाथ है वो क्या है, वो चूंकि ये दोनों फाइल्स एक ही डायरेक्टरी में है तो मैं डायरेक्ट उसका नाम भी लिख सकता हूं और मैं इस तरह से स्टाइल शीट करके ये भी अप्लाई कर सकता हूं। तो ये style.css जो है ये क्या करेगी कि हमारी इस style.css मतलब CSS की फाइल को हमारे इस HTML फाइल के साथ अटैच कर देगी। ये अटैच हुई या नहीं हुई ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में जाके। अभी सिर्फ आप यहाँ ये देखें कि ये इस तरह से अटैच की जाती है। उसके बाद इसी तरह से फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूं, मैं इसे नाम दे देता हूं scripting.js। मैं scripting.js करके जैसे ही इस फाइल को क्रिएट करूंगा यहाँ पर तो ये फाइल देखिए JS की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इस फाइल को भी हमारे वेब पेज के साथ या HTML पेज के साथ अटैच करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये अटैचमेंट 2-3 तरीकों से की जाती है, लेकिन जब हम फर्ज करें इसको हेड टैग के अंदर अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट लिख के जैसे ही देखें नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रही है script:source src। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये टैग इस तरह से बन गया। अब इस सोर्स के अंदर भी बेसिकली मुझे हमारे इस जावास्क्रिप्ट का जो पाथ है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं यहां लिखूंगा उसका नाम scripting.js। तो इससे हमारी ये फाइल हमारे इस HTML पेज के साथ अटैच हो जाएगी।
मैं अगेन बताऊं कि ये डिटेल में हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में जाके, जहां हम CSS को स्टार्ट करेंगे या जब JS पे जाएंगे तब अप्लाई करके इसको चेक करना सीखेंगे कि ये किस तरह से चेक की जा सकती है कि ये अटैच हुई भी है या नहीं हुई। तो ये प्रैक्टिकली हम वहां पर देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देख लें, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो हेड टैग है, तो इसलिए मैं इन फाइल्स के ऊपर, या ये CSS की फाइल या JS की फाइल क्या होती है, कैसे बनती हैं, किस तरह से परफॉर्म करती हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि हम हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग्स यूज कर सकते हैं या करते हैं और उनको किस तरह से यहां पर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद अगली जो चीज है हमारे पास वो है अगेन मेटा डाटा। मेटा डाटा के अंदर दो टैग्स तो हमने यहां पर देख लिए मेटा के। अब मजीद कुछ टैग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम हमारी वेबसाइट के अंदर खास तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से यूज करते हैं। उनमें एक टैग है, मिसाल के तौर पे मेटा लिख के, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का टैग जो है इसको क्लिक कर दूं तो यहाँ पर ये बना बनाया हमारे पास आ गया। नॉर्मली हमारा जो मेटा टैग है इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज रहती हैं। उनमें पहली है नेम और दूसरी है कंटेंट। ये इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे मेटा का जो भी रेलिवेंट पाथ है या जो भी रेलिवेंट चीज है वो हम इसके अंदर पुट करते हैं। मिसाल के तौर पर जब यहां पर मैंने मेटा ऐड किया तो ये मेटा बेसिकली इसके अंदर जो व्यू पोर्ट को हमने डिस्कस करना था, इसलिए हमने नेम के अंदर वैल्यू पुट कर दी व्यू पोर्ट, और कंटेंट के अंदर उसकी जो वैल्यू बनती थी वो पुट कर दी। अब हम इस मेटा टैग को डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली, पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर कुछ वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। अब बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है, जब हमारा वेब पेज क्रिएट होता है और क्रिएट होने के बाद हम उसको लाइव करते हैं तो गूगल या किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स या क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो आने के बाद हमारे पेज को इंडेक्स कर लेते हैं अपने पास। अब इंडेक्स तो उन्होंने कर लिया, अब ये होगा कि जब कभी कोई यूजर हमारे वेब पेज से रिलेटेड कोई क्यूरी लिखेगा गूगल के सर्च इंजन पे जाके, तो हम अगर हमारा वेब पेज उस क्यूरी से रिलेटेड या रेलिवेंट होगा तो गूगल क्या करेगा, गूगल हमारे पेज को वहां पर अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो करवाएगा। जब शो करवाएगा तो वहां पर जो डेटा हमारे वेब पेज से रिलेटेड आएगा वो बेसिकली यहां से वो लेगा। मिसाल के तौर पे मैं वापस चलता हूं, हमने यहां पर जाके गूगल सर्च इंजन के अंदर जाके सर्च किया व्हाट इज SEO, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं, इन रिजल्ट्स के अंदर फर्स्ट करें ये सर्च इंजन लैंड जो वेबसाइट है इसकी यहां पर ये तो टाइटल है, मतलब ये इंफॉर्मेशन सर्च इंजन ने कहां से ली, ये उसने उस वेब पेज के टाइटल से फेच किया। और ये वाली इंफॉर्मेशन जो नीचे आपको नजर आ रही है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो इस वेब पेज के हेड टैग के अंदर मेटा के डिस्क्रिप्शन में लिखी गई होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने इस वेब पेज को ओपन किया था यहां पर, तो यहां पर देखें जो इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी गई है वो क्या है, SEO stands for search engine optimization. It is the best practice of improving your website's content structure and visibility to rank higher on search engines. यहां तक ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये बेसिकली इस वेबसाइट के इस वेब पेज के किस पोर्शन से आ रही होगी, ये बॉडी टैग से नहीं आ रही, मतलब ये इंफॉर्मेशन बॉडी टैग के अंदर से नहीं आ रही, ये बेसिकली हेड टैग के अंदर से आ रही है। और कहां से आ रही है, फर्स्ट करें मैं इस वेब पेज को जाके दोबारा से इसे मैं राइट क्लिक करके इसके व्यू पेज सोर्स में जाता हूं तो यकीनन ये पैराग्राफ लिखा गया होगा मेटा टैग के अंदर, उस मेटा टैग में जो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो मैं यहां पे नीचे अगर जाऊं तो ये देखें ये मेटा टैग यहां पर हमें नजर आ रहा है सारा का सारा। और इस मेटा टैग को अगर आप गौर से देखें जो यहां क्लोज हो रहा है तो ये वो मेटा टैग है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर जो कंटेंट यहां पर लिखा गया है ये सारा वही कंटेंट है जो सर्च इंजन चीजों को सर्च करने के बाद अपने विजिबल पोर्शन में या यहां पर विजिबल रिजल्ट्स के अंदर यहां पर जो डिस्क्रिप्शन ऐड करता है, ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो इसी टैग में से फेच करता है। आई रिपीट कि मेटा डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी सर्च इंजन यूज करता है अपने रिजल्ट्स में शो करवाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया।
इसके बाद फर्ज करें आप ये चाहते हैं कि आप सर्च इंजन को ये बताना चाहते हैं कि हमारा वेब पेज जो है इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा गया है उसके मेन कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेटा टैग है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिखूंगा मेटा, और मेटा लिखने के बाद ये की डब्ल्यू यहां पर आ रहा है कीवर्ड। मैंने यहां पर जैसे ही सिलेक्ट किया इसको तो देखिए नेम के अंदर यहां पर लिखा आ गया है कीवर्ड्स। और अब यहाँ कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फर्ज करें हमारा ये वेब पेज HTML से रिलेटेड है तो मैं यहां पर लिख दूंगा HTML, एक कीवर्ड हो गया। फिर व्हाट इज HTML, फिर HTML बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जितने भी कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं चाहता हूं कि सर्च इंजन हमारे इस पेज को रैंक करे अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर, वो सारे के सारे कीवर्ड्स भी हम यहां पर इस मेटा टैग के अंदर लिखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया अगेन मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। अब टैग्स बहुत सारे हैं, मतलब मेटा के अंदर बेशुमार टैग्स हैं जो हम यहां पर लिखते हैं। मैं वापस आके अगर आपको यहां पर दिखा सकूं इसी मोज की वेबसाइट के ऊपर ही, तो आप देखें यहां पर बेशुमार मेटा टैग्स जो हैं ये लगाए गए हैं। अब इन मेटा टैग्स का जो पर्पस है बेसिकली वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। हम एक कंप्लीट सीरीज लेकर आएंगे हमारे इसी चैनल के ऊपर जिसमें हम जो एक कस्टम वेबसाइट है उसकी एसईओ किस तरह से की जाती है, तो उसके अंदर फिर हम इन तमाम मेटा टैग्स को बड़ी डिटेल के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारा जो फोकस है वो HTML या वेब डेवलपमेंट है तो इसमें हम इन तमाम टैग्स को फोकस नहीं कर सकते। इसके बाद ये जो हेड सेक्शन है इससे फिलहाल इतना ही। ये वो तमाम कंटेंट जो एक वेब डेवलपर के लिए जानना जरूरी है वो सारा का सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इससे मजीद आगे की चीजें जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वालों के लिए है। जो लोग वेबसाइट्स की रैंकिंग का काम करते हैं उनके लिए है, तो वो हम एक अलग सीरीज जो है वो लेकर आएंगे। तो वेब डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा जी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हेड सेक्शन है ये भी बहुत डिटेल में समझ आई होगी इसकी, और आप इसको इन तमाम प्रैक्टिसेस को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, और वो अपडेट क्या है या वो मैसेज क्या है जो हम आपको कन्वे करना चाह रहे हैं। वो ये है कि हमारी HTML की सीरीज जो है वो यहाँ पर आज इख्तिताम पजीर हुई, उसका यहाँ पर दी एंड हो गया। ऐसा नहीं है कि HTML में इसके अलावा कुछ टैग्स या एट्रीब्यूट्स और चीजें हैं नहीं, लेकिन एक वेब डेवलपर के लिए HTML का जितना जानना जरूरी था उससे कहीं ज्यादा हमने इस सीरीज के अंदर डिस्कस किया, और बाकी की चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे अगर आप इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं तो। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब इस सीरीज के बाद हम दो सीरीज पैरेलल में लेके चलने वाले हैं। उनमें एक है CSS के बारे में और दूसरी है एक सॉफ्ट स्किल इंग्लिश लर्निंग के बारे में। हम इन दोनों सीरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अगली वीडियो के अंदर, लेकिन बताना जरूरी इसलिए था कि हमने सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही नहीं सीखनी, मतलब हमने सिर्फ टेक्निकल स्किल ही नहीं सीखनी, हमने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, ताकि जब हम अपनी वेबसाइट को या किसी भी स्किल को सीख ले तो उस स्किल को सेल कैसे करना है उसके लिए हमें जो कम्युनिकेशन है वो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसी कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम एक कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं इंग्लिश डेवलपमेंट इंग्लिश लर्निंग के नाम से। तो आज का अच्छा जी, HTML से रिलेटेड जो हमारी सीरीज थी उसे आज हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं, बल्कि एंड कर दिया है। और इस सीरीज के अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर कोशिश की है कि आपको HTML से का एक ओवरव्यू दे सकें, एक प्रैक्टिकल जो है अप्रोच के साथ आपको HTML सिखा सकें। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपकी ये HTML जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाए। मुश्किल नहीं है, आसान है, कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी, आप इसमें कामयाब रहेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आज की वो ये है कि इस सीरीज के बाद हम दो सीरीज पैरेलल में लाने वाले हैं। एक सीरीज है CSS के ऊपर, मतलब हम CSS की सीरीज स्टार्ट करेंगे, प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बेशुमार, और उसकी मदद से हम फिर नए वेब पेजेस जो है वो क्रिएट करना भी सीखेंगे। दूसरी सीरीज जो है वो सॉफ्ट स्किल के बारे में है। जी हाँ, मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके रीजन ये है, देखिए हमने सिर्फ
स्किल्स सीखनी ही नहीं है, बाद में हमने इन स्किल्स को बेचना भी है। तो जब तक हमारी ये स्किल डेवलप होगी तब तक हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे कि हम अपनी स्किल को बेचना सीखेंगे, हाउ टू सेल दिस स्किल। तो हम इस पे भी काम करेंगे। उसी सिलसिले में हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के ऊपर सीरीज आ रही है जो कि CSS के साथ पैरेलल में चलेगी। तो आप इन दोनों सीरीज को भी एंजॉय करेंगे और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आज की वीडियो से भी अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको कुछ बेहतर मिला है इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, तो हमें थम्स अप कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि Absol Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour.